हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही होगी। जहां तक हमने सिलेबस कंप्लीट किया था उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स का टॉपिक हमने कंप्लीट किया। तो प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बर्ट्रैंड पैराडॉक्स। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि जब हमारा सैंपल स्पेस कंटिन्यूस सैंपल स्पेस हो, मतलब जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल हो, तो वहाँ पर हम कैसे प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन के थ्रू। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपके साथ इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स पढ़ते हैं उनके लिए भी और जो नहीं पढ़ते उनके लिए भी। तो खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए इस टाइप की चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक पैराडॉक्स के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे एक हम अगर कंटिन्यूस सैंपल स्पेस है जहाँ पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हों आउटकम्स की, उसके केस में आप कैसे प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल हो, तो ऐसे में तो प्रोबेबिलिटी आप जब डिफाइन करेंगे तो सारी प्रोबेबिलिटी जीरो आएंगी। तो ऐसे केसेस को हम कैसे हैंडल करते हैं, और उससे रिलेटेड यहाँ पर जो हमने बात की कि हम डिस्कस करने वाले हैं बर्ट्रैंड पैराडॉक्स, वो देखेंगे कि एक ही प्रोबेबिलिटी के अलग अलग अप्रोच से हमारे पास अलग अलग आंसर्स कैसे पॉसिबल हैं, और उनमें से किस आंसर पे हमें वैलिडिटी हमें लेनी चाहिए कि कौन सा आंसर हमारा वैलिड होगा। तो इस सेशन में जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, फर्स्ट विल बी बर्ट्रैंड पैराडॉक्स। ये आज हमारे इसका आपको हेडिंग भी दिख रहा होगा। लेकिन इससे भी ज़रूरी चीज़ें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कि एक ट्राइंगल के लिए डिफरेंट सेंटर्स आप क्या डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स की जो चीज़ें हैं वो आपके एप्टीट्यूड में भी आती हैं। तो एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये सेशन एक इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सेंटर्स ऑफ वेरियस सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल। और यहाँ पर हमारा डिस्कशन का पार्ट होगा कि प्रोबेबिलिटी in case of continuous sample space, that is when the possible number of outcomes are infinity, then how we define probability of any particular event. तो यहाँ पर अब अगर हम डिस्कशन शुरू करें तो देखिए हमारे पास एक ये क्वेश्चन पहले मैं आपको शो कर देता हूँ, जिसको कि बर्ट्रैंड पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेंथ ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड कॉर्ड ऑन अ सर्कल इज ग्रेटर दैन द साइड लेंथ ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन इट इज। मतलब अगर हमें ये लेना है, कॉर्ड का मतलब आप जानते हैं, कॉर्ड का मतलब अगर आप किसी सर्कल के लिए कॉर्ड की बात करते हैं, तो अगर आपके पास ये कोई सर्कल है तो इस सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, या आपने दो पॉइंट्स लिए और इनको मिलाने के लिए आपने अगर ये लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इट इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो इससे आप ये भी जानते हैं कि जो मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड हो सकती है वो क्या होगी, सर्कल का डायमीटर होगी। अगर आप कहीं पर मान लीजिए कि आपका सेंटर है, तो अगर आपकी कोई कॉर्ड है जो कि सेंटर से अगर पास कर रही है, तो इसका मतलब वो कॉर्ड ही क्या कहलाती है सर्कल के लिए, डायमीटर सर्कल का कहलाता है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के लिए अगर आपसे बोला गया कि हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस अगर r है, मान लेते हैं हम कि इस सर्कल का रेडियस कितना है, अगर ये सर्कल का रेडियस r है, तो पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम इस सर्कल पर रेंडमली कोई एक कॉर्ड ड्रॉ कर दे। अगर आप किसी एक बच्चे को बुला ले और बोले कि इसमें किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो वो जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस लाइन की लेंथ इस सर्कल के अंदर अगर हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हम अगर ड्रॉ करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं ये हमारा सर्कल के अंदर एक इंस्क्राइब्ड हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल की साइड की लेंथ से हम जो रैंडमली सेलेक्टेड कॉर्ड ले रहे हैं उस कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे और इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसके लिए आपके पास तीन ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, 1/2, 1/3, 1/4, और ऑप्शन डी में गिवन है ऑल थ्री ऑप्शंस ए बी सी कैन सेटिस्फाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम अलग अलग अप्रोच से अगर कैलकुलेट करें तो ये ऑप्शन भी करेक्ट आएगा, ये ऑप्शन भी करेक्ट आएगा और ये ऑप्शन भी करेक्ट आएगा। मतलब अभी तक इस प्रोबेबिलिटी को पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं किया जा सका है कि इनमें से हम किस ऑप्शन को हम लेकर रिलाई करें, इनमें से हम किसको माने कि करेक्ट हमारा ऑप्शन है। तो इसमें हम अपना प्रेडिक्शन देखेंगे कि हमें किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे, जब तीनों अप्रोच आप देखेंगे कि किस किस मेथड से हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आया, तो ये आपको भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको पर्टिकुलरली क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट सुटेबल है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए।
तो अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्राइंगल के लिए कितने टाइप के सेंटर्स होते हैं। ऐसे तो आप देखें तो थाउजेंड्स ऑफ सेंटर्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ अ ट्राइंगल। आप किसी ट्राइंगल में कहीं पर भी एक डॉट बना देंगे, वो एक सर्कल, एक सेंटर होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 टाइप के सेंटर्स आप डिफाइन करते हैं किसी ट्राइंगल में, वो सेंटर्स हम यहाँ पर अगर डिफाइन करें तो हमारे पास अगर देखें इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये हम किसी भी ट्राइंगल की बात करें, ऐसा नहीं कि हम आइसोसेल्स ट्राइंगल की बात कर रहे हैं या हम इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, किसी भी ट्राइंगल के लिए आप कितने तरह के सेंटर्स डिफाइन करते हैं, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं उनमें सबसे पहला सेंटर जिसको आप नाम देते हैं सेंट्रॉइड, सबसे पहला सेंटर इसको आप नाम देते हैं सेंट्रॉइड, या इसको आप सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, सेंटर ऑफ मास फॉर एनी पर्टिकुलर ट्राइंगल। तो इसका क्या मतलब है, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। तो अगर आपके पास ये कोई भी ट्राइंगल है, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा एक ट्राइंगल बना दिया, कोई ज़रूरी नहीं कि ये ट्राइंगल हमारा इसकी 2 साइड्स की लेंथ सेम हो या तीनों साइड की लेंथ सेम हो, तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट हो सकती हैं, किसी भी टाइप का ये ट्राइंगल हो सकता है। तो अगर आप इस ट्राइंगल में ये आपको दिख रहे हैं कि इसके 3 वर्टेक्स हैं, कि हमारे पास 3 वर्टाइसेस हैं, अगर हम इन तीनों वर्टाइसेस से अपोजिट साइड की जो मिड पॉइंट है, अगर हम उस पॉइंट को मिलाएं, आपके पास ये 3 वर्टाइसेस हैं, अगर आपने इनसे क्या किया, इस वर्टेक्स से हमने इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, मान लीजिए हमने ये मिड पॉइंट डिफाइन कर लिया, इस साइड की मिड पॉइंट अगर ये है, इस साइड के लिए अगर मिड पॉइंट हम इस पॉइंट को ले लें और इसके लिए अगर हम मिड पॉइंट इस पॉइंट को ले लें, तो अगर हम इन तीनों वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करें, तो इन तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, जो इन तीनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ये पॉइंट कहलाता है हमारा सेंट्रॉइड। ये पॉइंट हमारा कहलाता है सेंट्रॉइड, और इसको आप सेंटर ऑफ मास क्यों कहते हैं। अगर आप कोई एक कार्डबोर्ड ले लें और उस कार्डबोर्ड से ये ट्राइंगल बनाकर ये मेजरमेंट्स के थ्रू अगर आप ये पॉइंट फाइंड करें, तो आप देखेंगे अगर उस पॉइंट पर आप पेन रख के चाहे तो ये ट्राइंगल को आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट पर पेन रखेंगे तो ये ट्राइंगल आपका बैलेंस हो जाएगा, मतलब इस ट्राइंगल के पूरे मास को आप सेंटर्ड समझ सकते हैं किस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट जिसको हमने नाम दिया सेंट्रॉइड। तो ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ lines drawn from each vertex to the midpoint of opposite side तो ये हमारा पहला सेंटर, इसको हमने क्या नाम दिया, सेंट्रॉइड। ये समझ गए कैसे ड्रॉ किया हमने, इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट जो साइड है उस साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमने ड्रॉ की, और ये तीनों लाइंस ने जहां इंटरसेक्ट किया तो इस पॉइंट को आपने नाम दिया, ये पॉइंट आपका, ये सेंटर क्या आपका सेंट्रॉइड है, इसको हम सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। फर्स्ट आ गया। तो ऐसे हम यहाँ पर सेंटर्स देखेंगे। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जिस पर बेस्ड आपको एप्टीट्यूड में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, और गेट में 15 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड मानने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत प्रोबेबल हैं कि आपको एप्टीट्यूड में दिख जाएं, जो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो आपके लिए ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी देर बाद हम आएंगे अपने बर्ट्रैंड पैराडॉक्स पर, हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी हम कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस के केस में कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड अगर आप यहाँ पर ले, तो सेकंड आप इसको नाम देते हैं सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या है, किसी सर्कल के लिए, तो किसी ट्राइंगल के लिए। तो अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, सरकम सेंटर कहते किसको है पहले ये समझ जाइए। तो अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, लेट्स से हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है ये। तो अगर इस ट्राइंगल को हम अगर इसके बाहर अगर हम इसके तीनों वर्टेक्स को मिलाते हुए हम अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, अगर आपका एक सर्कल ऐसा है जो कि इन तीनों वर्टेक्स से होकर पास हो रहा है, ठीक है, तो ये जो सर्कल हमारा बनेगा, हम इस सर्कल को कहते हैं सरकम सर्कल फॉर दिस ट्राइंगल। ये हमारा क्या है, इस ट्राइंगल के लिए ये सरकम सर्कल कहलाएगा। और इस सर्कल का जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम नाम देते हैं क्या, इट इज सरकम सेंटर। इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज यहां पर आपने लिखा कि जो हमारा इस ट्राइंगल के बाहर ये जो हमारा सर्कल बन रहा है, इसका सर्कल, इसका सेंटर, ये हमारा क्या कहलाता है, इट इज सरकम सेंटर। अब ये सरकम सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, तो सरकम सेंटर इज डिफाइंड एज इट इज intersection point of perpendicular bisectors means
अगर मान लीजिए आपके पास ये ऐसा कोई भी ये ट्राइंगल होता है, ठीक है, ये हमारे पास ऐसा कोई भी एक ट्राइंगल अगर हम ले लें, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मतलब है अगर हम इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट, ये जितने भी साइड्स हैं हमारे पास, इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जैसे अगर आपको यहां से दिख रहा हो कि ये हमारा मिड पॉइंट है, इस लाइन के लिए मिड पॉइंट अगर हमने ये सेलेक्ट किया, तो इसके जो ओरिएंटेशन है इस लाइन का, इसके अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसे ही ये जो हमारे पास साइड है, इसकी ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पर फिर से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो अगर हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, और ऐसे ही इस लाइन पर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपके पास लाइन है, और अगर आपने इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये अगर हमने कहा कि ये हमारा परपेंडिकुलर है इस मिड पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट हमारे पास इन तीनों का इंटरसेक्शन आ रहा है, ये जो पॉइंट है, ये इसको हम क्या कहेंगे, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर है सभी को? तो इस सेंटर को हम नाम देते हैं सरकम सेंटर, और ये सरकम सेंटर क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर हम इस ट्राइंगल के बाहर कोई सर्कल बनाएंगे, जिस सर्कल में हम कहेंगे कि हमारा ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है, तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको हमने नाम दिया है सरकम सेंटर। तो ये आपका सेकंड सेंटर हो गया। थर्ड सेंटर जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज इन सेंटर। थर्ड है हमारा इन सेंटर। तो इन सेंटर मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम एक सर्कल बनाएं, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप एक सर्कल बनाएं, मैं बिल्कुल फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूं जिससे अननेसेसरी हमें टाइम यहां पर ना देना पड़े, तो अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाएंगे, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सेंटर को हम नाम देते हैं इसको हम नाम देते हैं इन सर्कल, इन सेंटर। अब ये इन सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर जैसे अभी आपने लिखा था इसके प्रीवियस केस में कि ये क्या हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट था। अब यहां पर अगर आप क्या देखें, इसको अगर आप देखते हैं, तो इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ये क्या हमारा एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मतलब अगर हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, अगर हम ये हमारे पास एक एंगल है, ये हमारे पास एक एंगल है, और ये हमारे पास एक एंगल है, तो इन तीनों एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, वो जरूरी नहीं कि वो इसके मिड पॉइंट पर ही कट करेगा। आपने यहां से एंगल बाइसेक्टर यहां पर ड्रॉ किया, इस लाइन का ये एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया, दिस वन, इसका आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और इसका आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो इन तीनों का जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ठीक है, मैं इसको ऐसे शो कर देता हूं, ये आपके समझने के लिए बस है। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ये कहलाता है इन सेंटर। और इन सेंटर क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर कोई सर्कल बनाएंगे, तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा हमारा इन सेंटर। तो ये हमारा थर्ड है जिसको हमने नाम दिया इन सेंटर। अब अगर आप नेक्स्ट देखें, तो एक और सेंटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज इसको आप कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है, इट इज अगर हम यहां पर देखें, तो ऑर्थो सेंटर के लिए आपके पास जो भी ट्राइंगल है, अगर उस ट्राइंगल के वर्टेक्स से आप अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है ये हमारे पास, तो इस ट्राइंगल से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं अपोजिट साइड पर, जरूरी नहीं कि वो परपेंडिकुलर इसके हाफ पर ही कट करेगा, कहीं पर भी कट कर सकता है। तो यहां पर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपोजिट साइड पर, ये आपके पास एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपका एक परपेंडिकुलर है, और ऐसे ही यहां से आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, इन तीनों परपेंडिकुलर्स का, ये हमारे पास सर्कल, ये सेंटर कहलाता है हमारा ऑर्थो सेंटर। तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर। तो चार टाइप के हमने सेंटर्स देखे ट्राइंगल में। फर्स्ट हमने फिर से रिकॉल कर लीजिए क्या क्या देखा हमने। फर्स्ट हमने कहा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है, अगर आप तीनों वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इन तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन आएगा उसको हम कहेंगे सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ मास, जहां पर आप ट्राइंगल के पूरे मास को सेंटर्ड समझ सकते हैं। जहां पर हमने कहा कि अगर हम पेन से चाहें तो ये ट्राइंगल हमारा बैलेंस हो जाएगा, पहला सेंटर। दूसरा सेंटर हमने कहा सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर के लिए क्या कहा आपने, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का ये इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन किसका है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मतलब आप जो हमारे पास ये कोई भी साइड है, इस साइड का जो मिड पॉइंट है, अगर इस मिड पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें,
तो सभी साइड्स के मिड पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किया आपने, वो जहां पर इंटरसेक्ट हुए, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाया? वो पॉइंट कहलाया सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर का मतलब है कि अगर हम इस ट्राइंगल के बाहर कोई सर्कल बनाएंगे तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा, वही सर्कल का सेंटर हम इसको नाम दे रहे हैं सर्कम सेंटर। फिर आपने कहा इन सेंटर, मतलब अगर हमें ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाना है और उसका सेंटर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हमें इनके जो ट्राइंगल हमारे पास, इसके जो 3 एंगल्स हैं, इन तीनों एंगल्स का हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और एंगल बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन आएगा वो कहलाएगा हमारा इन सेंटर। तो ये हमने ड्रॉ किया तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर, और वो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर कट हुए, इंटरसेक्ट हुए, उसको हमने नाम दिया इन सेंटर। और नेक्स्ट हमने देखा है ऑर्थो सेंटर। तो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पर ही परपेंडिकुलर आएगा, कहीं पर भी परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इन तीनों परपेंडिकुलर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको आपने नाम दिया ऑर्थो सेंटर। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अगर लिखें कुछ, तो हमारे पास फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल in center and circumcenters are same. Circumcenter is equals to in center. In center, circumcenter और in center सेम हो गए। देखिए सेंटर की स्पेलिंग कहीं कहीं CENTRE भी लिखते हैं, कहीं कहीं हम CENTER भी लिखते हैं, दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, ठीक है। तो सर्कमसेंटर इक्वल्स टू इन सेंटर होता है किसके केस में? इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में। इसके साथ साथ अगर हम कहें कि हमारे पास ये कोई सर्कल है और इस सर्कल के अंदर अगर हमने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर हमने इंस्क्राइब किया हुआ है, अगर इसके अंदर हमने ये इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर हमने बनाया है, तो एक इसका ये सर्कम सेंटर हो गया, सर्कम सर्कल हो गया। ट्राइंगल के बाहर जो सर्कल है ये हमारा सर्कम सर्कल है, और इसके अंदर अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो उस सर्कल को क्या कहेंगे हम? अगर हमने इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया तो इस सर्कल को हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया इन सर्कल। ये हमारा इन सर्कल है और ये हमारा सर्कम सर्कल है। ये लिख देता हूं मैं, ये हमारे लिए क्या है? इट इज सर्कम सर्कल एंड इट इज इन सर्कल, इन सर्कल। तो अब यहां पर जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहली चीज कि जो सर्कम सर्कल का रेडियस होगा और जो इन सर्कल का रेडियस होगा वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो सर्कम सर्कल का रेडियस डबल होगा इन सर्कल के रेडियस से। मतलब अगर आप कहें कि ये रेडियस और इस रेडियस को अगर आप देख रहे हैं, तो अगर ये रेडियस r है तो ये रेडियस कितना होगा? ये रेडियस r/2 होगा। अगर ये रेडियस r है सर्कम सर्कल का रेडियस, तो इन सर्कल का रेडियस क्या होगा? इसका हाफ होगा, मतलब r/2 होगा। और इसके साथ साथ अगर हम किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल की जो साइड लेंथ होगी वो सर्कल की रेडियस, ये जो सर्कम सर्कल है, अब मैं सिर्फ अगर सर्कम सर्कल ड्रॉ करके अगर एक रिलेशन हम यहाँ पर देख लें तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास ये कोई, हमने कहा कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और हमने यहाँ पर एक इसके बाहर एक सर्कल बना रखा है, ठीक है, ये हमने इसके बाहर एक सर्कम सर्कल बना रखा है, ठीक है। तो इस सर्कल के लिए अगर आप कहें कि इस सर्कल का रेडियस कितना है, अगर इस सर्कल की रेडियस की वैल्यू है अगर r, अगर इस सर्कल का रेडियस r है, तो इसके अंदर जो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा उसकी जो साइड लेंथ होगी, इस साइड लेंथ की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये जो साइड लेंथ है, इस साइड लेंथ की वैल्यू होगी r√3। इसकी से वैल्यू कितनी होगी? r√3, ये इसकी वैल्यू होती है। सर्कम सर्कल, अगर हमें पता है सर्कम सर्कल का रेडियस, तो उस रेडियस के रिलेशन को अगर हम देखें साइड लेंथ के साथ, तो साइड लेंथ की वैल्यू क्या होगी? r√3 होगी। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि हमसे पूछा क्या गया। तो अब हमसे पूछा गया ये चलिए उसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा कि होप कि आप सब लोग कहीं ना कहीं अड्डा के पेड कोर्स से जुड़े होंगे। लेकिन अगर आप नहीं भी जुड़े हैं तो आपके लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म हमेशा ही अवेलेबल है, जिस पर सभी ब्रांचेस के, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, सभी ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स रेगुलर बेसिस पर आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। आप अगर देखें तो FM, टॉम और मशीन डिज़ाइन MD, ये 3 सब्जेक्ट्स अभी आपके रनिंग है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। स्टील के लिए आप अगर मतलब सिविल इंजीनियरिंग में देखें तो स्टील स्ट्रक्चर्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैथ्स का सेशन मैं यहाँ पर 2 PM पर ले रहा था, अभी कुछ दिन से हमारा सेशन डिस्टर्ब था ड्यू टू कुछ पर्सनल मेरी इश्यूज़ थे। और इसके बाद अभी जो मैथ्स का सेशन है, अब ये 1 सितंबर से आपके मैथमेटिक्स का सेशन डेली 9:30 PM पर लगा करेगा। इसके साथ अगर आप देखें तो कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम
और इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी, ये सभी सब्जेक्ट्स आपके अभी भी रनिंग है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए डीसी सर, रेणु सर और रवि सर यहाँ पर आपके साथ डेली यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। तो बिल्कुल अभी जैसे डीसी सर ने पावर सिस्टम के भी टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे देने शुरू किए हैं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इन लेक्चर्स को। और अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी 1 सितंबर से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, जिसको कि मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ विद सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ हमारा बैच शुरू हो रहा है, उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लें तो मैं आपको स्टोर पे ले चलता हूँ। तो आप यहाँ पर अगर आएंगे तो 1 सितंबर से, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6 to 9 PM डेली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लासेस होंगी। तो आप अगर जाएंगे स्टोर पर, अड्डा 24/7 के स्टोर पर आप अगर आएंगे तो आप किसी भी कोर्स के लिए चाहें तो आप किसी भी एजुकेटर के कोर्स से डिस्काउंट आप ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो अड्डा के इसमें जाकर आपको ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में यहाँ पर कुछ इंटरनेट इश्यू मुझे दिख रहा है, चलिए तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। तो डेफिनेटली अभी तक मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ले लिया होगा, क्योंकि 18 मंथ्स वैलिडिटी के साथ आपको गेट 2024 के लिए यहाँ पर आपको पेड कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जो कि 1 सितंबर से मैंने बताया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से मैं शुरू करूँगा सब्जेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर ऑल कोर्सेज में आएंगे तो आपको यहाँ से गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जाना है। इसमें गेट एंड ईएससी सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें आपको सभी अवेलेबल कोर्सेज यहाँ पर दिख जाएंगे। तो आपको जैसे पता होगा कि ईसी और डबल ई के लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुके हैं। आपको क्रैश कोर्स दिख रहा है यहाँ पर, जिसके लिए 3299 फीस है। इसमें मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि अगर आपने ये कोर्स सेलेक्ट किया और अगर आप इसको बाई करेंगे तो किसी भी एजुकेटर का कोड आप यूज़ करें। जैसे मैं आपको अपना कोड यूज़ करके बताऊँ अगर, तो जैसे मेरा कोड है Y504, ये अगर हमने एंटर किया तो देखेंगे आप यहाँ पर आपको ये डिस्काउंट मिल गया 560 रुपीज़ का, और आपको कोर्स आ जाएगा 2738 रुपीज़ में। इसके बाद भी अगर आप ऐप के थ्रू परचेज करते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको कुछ फ्री कॉइन्स मिल जाएंगे, तो ये प्राइस और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो ये क्रैश कोर्स 700 आवर्स का लॉन्च कर दिया गया है, जो कि 5 सितंबर से कमेंस होने वाला है। तो बिल्कुल इसको मिस मत कीजिए। जो लोग भी अभी तक स्टडी करना शुरू नहीं कर चुके हैं, नहीं किया जिन्होंने गेट 2023 के लिए, बिल्कुल आपको ये कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास फुल कोर्स में अगर आप आएंगे तो फुल कोर्स भी अवेलेबल है। तो ये आप फुल कोर्स में अगर देखें तो जिस कोर्स की हम बात कर रहे थे, जो कि गेट 2024 को टारगेट कर रहा है, उस कोर्स के लिए अगर आप देखें तो ये आपको दिख रहा है गेट 2024 के लिए। तो अगर अभी आप इसकी कॉस्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो कॉस्ट है ये 13,999 दिख रही है, लेकिन फिर से आप चाहें तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं कूपन कोड, और उससे आपको फिर यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं अपना कूपन कोड आपको बता दिया मैंने, मेरा कोड है Y504। तो ये Y504 अगर आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2,379 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिल गया। और अगर आप ऐप के थ्रू करते हैं तो आपको एडिशनल कुछ और डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि ऐप में आपको फ्री कॉइन्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप कोड याद रखिएगा, दैट इज़, मैं अपना कोड अगर यहाँ पर लिखूँ तो मेरा कोड है Y504। तो इसको यूज़ कीजिए और अड्डा में मेरे साथ जुड़ जाइए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए। सबसे पहले तो जो ईसी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और ईएमटी के साथ साथ सिग्नल्स तो मेरा सब्जेक्ट है ही, तो ये 3 सब्जेक्ट्स मैं आपके लिए डील करूंगा। आगे और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनमें मैं आपके साथ डाउट सॉल्विंग और डिफरेंट चीज़ों के लिए जुड़ूंगा। तो ये मेरा कोड है Y504, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अपने बर्ट्रैंड पैराडॉक्स की। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्या पूछा गया हमसे, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेंथ ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड कॉर्ड on a circle is greater than the side length of the equilateral triangle inscribed in it। यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ a randomly selected chord on a circle, यहाँ पर अगर मैं ऐड कर दूँ of radius, circle of radius r, circle of radius r, ठीक है। तो अगर सर्कल का रेडियस r है तो उसके अंदर जो इक्विलैटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड होगा उसकी साइड लेंथ कितनी हो जाएगी। तो अभी हमने देखा साइड लेंथ की वैल्यू हो जाएगी r√3 उसके साइड लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया कि अगर हम किसी सर्कल पर कोई एक रैंडमली कॉर्ड सेलेक्ट करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस कॉर्ड की लेंथ हमारे उसके अंदर जो इंस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसकी साइड लेंथ से ज़्यादा होगी। तो इसी प्रॉब्लम को हम नाम देते हैं बर्ट्रैंड पैराडॉक्स। ये प्रोबेबिलिटी का एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसके लिए हम अगर देखेंगे तो 3 अलग अलग अप्रोच से आप जाएंगे, तीनों अप्रोचेस करेक्ट होंगे, लेकिन तीनों से आंसर हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को अब। तो अगर हम फर्स्ट अप्रोच लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट अप्रोच,
अप्रोच 1। इस अप्रोच 1 को देखने से पहले यहाँ पर मैं एक नोट लिख देता हूँ आपको। नोट, इन केस ऑफ continuous sample space, probabilities are defined on the basis of length, area, एटसेट्रा। मीन्स अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि हमारे पास ये सैम्पल स्पेस है। सैम्पल स्पेस क्या है? तो रियल नंबर्स है हमारे पास 0 से लेकर 2 तक। 0 से लेकर 2 तक में कितने रियल नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। 0.00001 से लेकर, मतलब आप उसमें कुछ भी फ्रैक्शन इंक्रीज कर देंगे। तो जैसे अगर हमने कहा कि 0, तो 0 से बड़ी वैल्यू है 10 to the power -12, ये 0 और 2 के बीच में आती है। ऐसे ही 10 to the power -12 इंटू 0.9, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप चाहें तो 0 से 2 के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर 0 से 2 आपका सैंपल स्पेस बोल दिया गया, तो मतलब इसमें कितने यहाँ पर आउटकम्स पॉसिबल हैं? इन्फिनिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है किसी एक पर्टिकुलर रेंज में नंबर के होने की, तो अगर आपने मान लिया कि ये जो टोटल लेंथ है, ये लेंथ आपकी 2 है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमें क्या चाहिए, अगर हमें चाहिए कि हमारी वैल्यू 1.3 से लेकर 1 या 0.3 से लेकर 0.7 के बीच में हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एक अप्रोच है यहाँ पर कि ये टोटल लेंथ, अगर आप इसको लेंथ वाइज कंसीडर कर लें कि टोटल सैंपल स्पेस की लेंथ कितनी है 2, और यहाँ पर आपके पास ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ आपको दिख रहा है 0.3 से 0.7, मतलब 0.4। तो ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया ये लेंथ 0.4, और ये आपका टोटल आउटकम हो गया दैट इज 2। तो 0.4/2 से ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा 1/5 दैट इज 0.2, ये आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हमारे पास 0 से लेकर t टाइम में, हम अगर टाइम की वैल्यू देख रहे हैं कि अगर हमने कहा कि हम एक टेलीफोन कॉल के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि हर t ड्यूरेशन में एक टेलीफोन कॉल एटलीस्ट आती ही है, मतलब 0 से लेकर t टाइम में एक कॉल कभी भी आ सकती है, चाहे वो हो सकता है 0.1 सेकेंड्स पर ही आ जाए, हो सकता है वो कॉल 1 मिनट के बाद आए, या वो कभी भी आ सकती है 0 से लेकर t ड्यूरेशन में। अगर तो मान लीजिए हमारे पास, हमने कहा कि 0 से लेकर ये हमारे पास टोटल ड्यूरेशन है कितना टाइम का? t। ये हमारे पास यहाँ पर है 0 सेकेंड्स, और ये हमारे पास है कितना? t सेकेंड्स, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी दैट द कॉल कम्स during time t1 to t2, मतलब हमने कहा कि हमें यह पता है कि जो कॉल आएगी वो 0 से लेकर t सेकेंड्स, कैपिटल T सेकेंड्स के बीच में कभी भी आ सकती है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कॉल है वो t1 से t2 के ड्यूरेशन में आएगी। मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास एक टाइम इंस्टेंट है t1 और ये एक टाइम इंस्टेंट है t2। तो ऐसे केसेस में, क्योंकि 0 से t सेकेंड्स के बीच में जो आपके पास टाइम है वो कितने टाइम इंस्टेंट्स हैं? इनफाइनाइट इंस्टेंट्स हैं, क्योंकि ये आपके कंटिन्यूस वैल्यू है। 0 से लेकर t सेकेंड्स के बीच में बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है। तो अगर हमें देखना हो कि 0 से t तक के बीच में अगर कभी भी कॉल आ सकती थी, टेलीफोन कॉल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉल t1 से t2 के ही ड्यूरेशन में आएगी, ठीक है। आप अपनी ईज के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने कहा कि कैपिटल T की वैल्यू कितनी है? 300 सेकेंड्स है। मान लीजिए हमने कहा कि 0 सेकेंड से लेकर 300 सेकेंड्स के बीच में कॉल आ ही जाएगी, ये हमारा श्योर है कि 0 से 300 सेकेंड्स के बीच में कॉल आएगी ही आएगी। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारी जो कॉल है वो 40 सेकेंड से 45 सेकेंड्स के बीच में ही आए, अगर हम चाहते हैं ये बताना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉल हमारी 40 सेकेंड से 45 सेकेंड्स के बीच में आएगी, तो ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए आप यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये जो लेंथ है ये हमारे लिए क्या है? फेवरेबल आउटकम कि इस ड्यूरेशन में ही कॉल आनी चाहिए। तो इस लेंथ की वैल्यू कितनी है? इस लेंथ की वैल्यू हम लिख सकते हैं t2 - t1। और टोटल सैंपल स्पेस की लेंथ कितनी थी? 0 से लेकर t तक, मतलब अपॉन t। तो ये इसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई? t2 - t1 अपॉन t। तो इस तरह से आप कंटिन्यूस सैंपल स्पेस के केस में प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पर। ये हमारे पास था प्रॉब्लम कि हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है
कि हम अगर रैंडमली कोई कॉर्ड सेलेक्ट करते हैं सर्कल पर तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस कॉर्ड की लेंथ इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हमने बात की अप्रोच 1 की, तो फर्स्ट अप्रोच अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर अप्रोच 1 देखिए अप्रोच 1 हम क्या लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमने ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा इस सर्कल के अंदर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है। कंसीडर करेंगे, फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ, कि ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस सर्कल को हम क्या कह सकते हैं, ये इस ट्रायंगल के लिए सर्कम सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कम सर्कल है। बहुत अच्छे। अब इस सर्कल के लिए अगर हम देखें तो अगर हमने कहा कि ये जो रेडियस है सर्कल का, ये सर्कल का रेडियस कितना है, इस सर्कल का रेडियस है r। अब जैसे आपने ये एक सर्कम सर्कल ड्रॉ किया, इस ट्रायंगल के लिए आप एक और क्या ड्रॉ कर सकते थे, एक आप ड्रॉ कर सकते थे इसका इन सर्कल। तो अगर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया इस ट्रायंगल के लिए एक इन सर्कल, तो अभी अभी हमने क्या लिखा, अभी अभी हमने लिखा था कि इन सर्कल और सर्कम सर्कल इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए दोनों सेंटर्स क्या होते हैं, इन सेंटर और सर्कम सेंटर्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब ये हमारे दोनों जो सर्कल्स होंगे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, दोनों का सेंटर हमारा क्या होगा, सेम। और अगर इस आउटर सर्कल की रेडियस की वैल्यू आपने r लिखी है, तो इस इनर सर्कल की रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, इस इनर सर्कल की रेडियस की वैल्यू होगी r/2। ये समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड का मतलब हमने क्या बताया कि इस सर्कल पर कहीं भी 2 पॉइंट्स आप लेकर के ऐड कर देंगे तो वो क्या बनेगा, वो एक कॉर्ड बनेगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ और यहाँ ये अगर आपने एक कॉर्ड ले लिया, तो ये आपका कॉर्ड क्या है, ये आपके पास क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला, ये आपका एक कॉर्ड है। ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स बन सकते थे, ये आपके पास ये कॉर्ड होता। तो अगर आप देखें, ये आप कोई भी कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, इस कॉर्ड का कुछ मिड पॉइंट होगा, इस कॉर्ड का ये मिड पॉइंट है, इस कॉर्ड के लिए ये मिड पॉइंट है। तो अगर आप देखें, हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि जो कॉर्ड हमने ली है, अगर उस कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर वो इस इन सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एक मिड पॉइंट है, यहाँ एक मिड पॉइंट है, यहाँ पर आप एक मिड पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर आपने एक मिड पॉइंट अगर ले लिया तो ये आपकी कॉर्ड है, जिसका मिड पॉइंट ये होगा, ये आपकी कॉर्ड है। तो आप ये देख रहे हैं कि इन तीनों कॉर्ड्स की लेंथ ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है, इस साइड लेंथ से आपको क्या दिख रही है, कम दिख रही है। तो अगर हम जो मिड पॉइंट ले रहे हैं, अगर अब आप कंसीडर करें एक कॉर्ड, जिस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है अगर वो इन सर्कल के अंदर लाई करता है, अगर वो इन सर्कल के अंदर हमारा अगर ये मिड पॉइंट लाई करता है, अगर आप इस मिड पॉइंट के लिए देखें कॉर्ड, ये आपकी कॉर्ड है। अब आप क्या देख रहे हैं, इस कॉर्ड की लेंथ इस ट्राइंगल की लेंथ से, साइड लेंथ से क्या दिख रही है आपको, ज्यादा दिख रही है। दिख रहा है आपको ये कि अगर हम कॉर्ड ऐसा ले रहे थे जिस कॉर्ड का मिड पॉइंट इस इन सर्कल के अगर बाहर लाई कर रहा था, तब जो ये कॉर्ड्स की लेंथ आपको दिख रही है वो इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ से क्या दिख रही है, कम। हमें क्या चाहिए कि ये जो कॉर्ड की लेंथ हो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो वो हमें कब मिलेगा, जब आपका जो कॉर्ड का मिड पॉइंट है जब वो कहाँ लाई करेगा, इस इन सर्कल के अंदर अगर लाई करेगा, तब आप कहेंगे कि जो कॉर्ड होगी जिसका मिड पॉइंट है उस कॉर्ड की लेंथ क्या है, हमारे साइड लेंथ से ज्यादा है। तो यहां से आप लिख सकते हैं अप्रोच 1, दैट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, द लेंथ ऑफ कॉर्ड will be greater than the side length of triangle, equilateral triangle we are talking about, only if the center, या आप लिखें the midpoint of the chord, the midpoint of the chord lies inside the in circle, lies inside the in circle। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? हम ये बात कर रहे हैं कि जो हम कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, कोई भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अगर उस कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर इस इन सर्कल के अंदर लाई करता है, तब जो इस कॉर्ड की लेंथ आ रही है वो क्या आ रही है, हमारे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड लेंथ से ज्यादा आ रही है। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जो कॉर्ड ड्रॉ करेंगे उसका मिड पॉइंट इस सर्कल के अंदर ही लाई करेगा, क्योंकि कॉर्ड आप जो ड्रॉ करेंगे इतना तो श्योर है कि वो जो कॉर्ड की मिड पॉइंट है वो इस सर्कम सेंटर के अंदर तो लाई करना ही है, क्योंकि इसी सर्कल के लिए आपने कॉर्ड ड्रॉ किया है।
लेकिन अब आपको पूछना है कि उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि मिड पॉइंट इस पूरे में नहीं होकर इस इन सर्कल के अंदर लाई करे। तो अगर आप ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम एक कोई पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं जिसको कि हम नाम देने वाले हैं कि हमारा पॉइंट मिड पॉइंट होने वाला है कॉर्ड का, तो अब वो जो पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो इस पूरे सर्कल के अंदर कहीं पर भी सेलेक्ट कर सकते थे। अब उसमें से फेवरेबल आउटकम्स क्या है आपके, अगर उस पॉइंट को आप इस सर्कल के अंदर सेलेक्ट करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपके कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, साइड लेंथ से बड़ी हो जाएगी। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि पॉइंट इस सर्कल के अंदर में इस इन सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, हमारे पास सैंपल स्पेस है ये टोटल एरिया जो इस सर्कल का एरिया है, और फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है, इस इन सर्कल का एरिया। अगर इस बीच में पॉइंट लाई करेगा तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसके बाहर पॉइंट चला जाएगा तो कॉर्ड की लेंथ छोटी हो जाएगी साइड लेंथ से। तो इसलिए आप यहां पर अगर लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन इज मिड पॉइंट लाइज इनसाइड इन सर्कल। और टोटल जितनी पॉसिबल कंडीशंस हैं वो पॉसिबल कंडीशंस क्या हैं, ओवरऑल पॉसिबल कंडीशंस आर मिड पॉइंट लाइज इनसाइड सर्कम सर्कल के अंदर तो होगा ही मिड पॉइंट, क्योंकि इसी सर्कल के लिए तो हमने कॉर्ड ड्रॉ किया है, तो डेफिनेटली जो भी कॉर्ड होगा उसका पॉइंट भी जो मिड पॉइंट होगा इस सर्कल के अंदर तो होना ही है। तो ये अब आपका सैंपल स्पेस हो गया कि मिड पॉइंट इस सर्कल के अंदर कहीं भी हो सकता था। और हमारे पास फेवरेबल कंडीशन के लिए क्या कंडीशन आ गई कि मिड पॉइंट हमारा इस इन सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो यहां पर आपने लिखा ये आपका है सैंपल स्पेस, एक तरह से आप समझ सकते हैं पॉसिबल कंडीशंस आर मिड पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कम सर्कल। तो अब यहां से प्रोबेबिलिटी आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आपको चाहिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो फेवरेबल कंडीशन क्या है, किसके अंदर आए, इस इन सर्कल के अंदर आए। तो इस इन सर्कल का एरिया कितना है, अगर इसका रेडियस है r/2 तो इस इन सर्कल का एरिया πr² से आप फाइंड कर सकते हैं। क्या रिजल्ट आ जाएगा, पाई इंटू रेडियस है इसका r/2। तो इसके अंदर इस एरिया में अगर आपका पॉइंट आया तो आप सक्सेसफुल हैं। और टोटल सैंपल स्पेस में कितना एरिया है, तो पाई इंटू सर्कम सर्कल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, सर्कम सर्कल का रेडियस है r, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, πr²। तो यहां से आप देख रहे हैं ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज इक्वल्स टू πr²/4 और डिवाइडेड बाई πr² करेंगे तो πr² कैंसल आउट होकर ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1/4 मिल जाएगी। मतलब एक हमने यहां पर अप्रोच जो यूज किया वो हमने अप्रोच यूज किया कि जो हम कॉर्ड ड्रॉ करेंगे उसका मिड पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। अगर वो इस सर्कल के अंदर आया तो सक्सेस, इसके बाहर आया तो फेलियर। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या किया हमने, इन सर्कल के एरिया में डिवाइड कर दिया इस टोटल सर्कम सर्कल के एरिया से, तो हमें रिजल्ट मिला 1/4 विच इज पॉसिबली अ करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द गिवन एग्जाम्पल। तो यहाँ से हमारे पास पहला आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास 1/4, ये फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच की तरफ चलें अगर हम, तो ये हम लेते हैं अप्रोच 2। देखिए आपके पास ये कोई एक सर्कल है, ये अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हमारे पास है एक सर्कल, और इस सर्कल का हमने इसके अंदर इंस्क्राइब किया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हमने इसके अंदर, ये अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस सर्कल के अंदर हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया। तो अब यहाँ पर देखिए सेकंड अप्रोच में हम क्या करने वाले हैं, अगर आप कोई एक जो भी कॉर्ड ले रहे हैं, कॉर्ड में 2 पॉइंट्स होंगे सर्कल पर, अगर एक पॉइंट को आप सर्कल के इस ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स पर अगर आप फिक्स कर दें, मान लीजिए कि अगर हम कहें कि हमारे पास ये ट्रायंगल है ए, अगर हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसको चलिए, तो यहां पर अगर मैं इस सर्कल का
इसके तीनों वर्टेक्स का अगर मैं कुछ नाम दे दूं, लेट्स से इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी, या इसको सी कर लेते हैं और इसको बी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम जो कॉर्ड ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर हम मान लीजिए कि उस कॉर्ड के एक पॉइंट को हम इस ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स पर फिक्स कर लें। अगर हमने कहा कि कॉर्ड का हमारा एक पॉइंट कहां पर फिक्स कर दिया, हमने इस ए पर फिक्स कर दिया। अब दूसरा पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर आप यहां लेंगे तो भी एक कॉर्ड बनेगी, अगर आप दूसरा पॉइंट यहां लेंगे तो भी आपका एक कॉर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप यहां लेंगे तो ये आपको कॉर्ड मिला, यहां पॉइंट लेंगे तो भी आपको एक कॉर्ड मिल रहा है, यहां पॉइंट लेंगे तो भी आपको कॉर्ड मिल रहा है, यहां पॉइंट लेंगे ये भी आपको एक कॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हमने कॉर्ड जो हम ले रहे हैं, अगर हम उसके एक पॉइंट को फिक्स कर दें एट एनी वर्टेक्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल व्हिच इज इंस्क्राइब्ड विद इन द सर्कल, तो यहां पर अब आपका अप्रोच टू क्या है, फिक्सिंग वन एंड ऑफ द कॉर्ड ऑन एनी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने एक एंड को फिक्स कर दिया, मान लीजिए इस ट्राइंगल के इस वर्टेक्स ए पर। तो अभी ये जो आपने कॉर्ड्स लिया है, मान लीजिए कि दूसरा जो पॉइंट है हम मान लेते हैं कि ए डी हमारा कॉर्ड है। अगर ये डी यहाँ पर है तो ये कॉर्ड है आपकी ए डी, अगर ये डी पॉइंट यहाँ लिया तो ये कॉर्ड है आपकी ए डी, अगर ये डी पॉइंट आपने लिया तो ये आपकी कॉर्ड है। इन सभी केसेस में आपको क्या दिख रहा है कि ये कॉर्ड की लेंथ ज्यादा है या फिर ट्राइंगल की साइड लेंथ ज्यादा है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि अभी हम जो कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, इन तीनों कॉर्ड्स, इन जितने भी कॉर्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं, इन सभी कॉर्ड्स की लेंथ इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ से कम है। आप अगर ऐसे ही कॉर्ड्स लेते जाएंगे, यहां भी आपने अगर डी लिया तो ये जो लेंथ आएगी ये भी आपको ट्राइंगल के इस साइड लेंथ से क्या दिख रही है, कम दिख रही है। तो ट्राइंगल के इस साइड लेंथ से ज्यादा कब हो जाएगी कॉर्ड लेंथ। आप देखिए यहां पर अगर आप गौर से देखें तो आपको यहां पर 3 आर्क्स दिख रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो ये आपके पास एक ये आर्क है सर्कल पर, एक अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक दूसरा आर्क आपको दिख रहा है, ये आपका आर्क बी, अगर हम चाहें तो इसको हम एक कह सकते हैं कि हमारा एक सेकेंड आर्क है। और एक और हमें आर्क दिख रहा है जो आपका ये आर्क है, मैं इसको अगर तीसरे कलर से बनाऊं जिससे कि आपको चीजें क्लियर हों, तो ये आपका एक थर्ड आर्क है। तो आपको दिख रहा है कि सर्कल को हम 3 आर्क में डिवाइड कर सकते हैं, जिन तीनों आर्क की लेंथ क्या होगी, इक्वल लेंथ होगी। मतलब ये टोटल 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 120 डिग्री आपका ये दिख रहा है कि ये कवर हो रहा है। तो इन तीनों आर्क की लेंथ क्या है, सेम है। अगर आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर हमने एक पॉइंट को ए पर फिक्स किया कॉर्ड के, और दूसरे पॉइंट को हम जो ले रहे हैं कॉर्ड की दूसरा पॉइंट, अगर हम वो इस आर्क पर लेंगे कहीं पर भी, तो हमें जो कॉर्ड लेंथ दिख रही है वो हमें दिख रहा है कि इस ट्राइंगल से छोटी है। अगर आपने एक पॉइंट को फिक्स किया है इस पर ए पर, या आपने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया इस वर्टेक्स ए पर, और दूसरा जो कॉर्ड आप ले रहे हैं पॉइंट, अगर वो फिर से आप यहाँ इस आर्क पर कहीं पर भी ले लें, इस एसी आर्क के बीच में कहीं पर भी ले लें, तो चाहे आप ये लेंथ लें, या आप अगर ये कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं ये लेंथ, या अगर यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले लें तो ये कॉर्ड, ये पॉइंट अगर दूसरा पॉइंट ले लें एंड उसका, तो ये सभी कॉर्ड की लेंथ आपको क्या दिख रही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की लेंथ से कम दिख रही है। तो अगर आप एक पॉइंट को वर्टेक्स ए पर फिक्स करके दूसरा पॉइंट अगर आप इस ए बी आर्क में कहीं पर भी लेंगे तो कॉर्ड की लेंथ आपकी छोटी है। आप अगर ए सी आर्क पर भी दूसरा पॉइंट कहीं पर लेंगे तो कॉर्ड की लेंथ इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ से छोटी है। लेकिन अगर आपको दूसरा पॉइंट इस आर्क पर कहीं पर ले लें, बीसी आर्क पर, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर ये दूसरा पॉइंट ले लिया, तो अब आपको दिखेगा कि ये जो कॉर्ड है, अगर आप डी पॉइंट यहां लेंगे, इस केसेस में आपने देखा कि डी अगर आप यहां लेते हैं, यहां लेते हैं, यहां लेते हैं, यहां लेते हैं, इन सभी केसेस में आपकी कॉर्ड लेंथ क्या है, इस ट्राइंगल की साइड लेंथ से छोटी है। लेकिन अगर आप इस आर्क पर, बीसी आर्क पर कहीं पर भी अगर आप दूसरा पॉइंट लेते हैं, तो अब आपको देखिए ये जो कॉर्ड की लेंथ दिख रही है आपको क्या दिख रहा है, ये इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ से क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब यहां पर क्या दिखा आपको कि फिक्सिंग वन एंड ऑफ द कॉर्ड ऑन एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, लेट्स से ऑन ए, देन other end can be taken on any of the three arcs, कौन कौन से, ए बी और बी सी और सी ए। तो ये तीन आपके पास आर्क्स को अगर हमने नाम दे दिया कि अगर हम एक पॉइंट को कॉर्ड का फिक्स कर रहे हैं ए पर,
और दूसरा पॉइंट जो हम लेने वाले हैं, तो वो दूसरा पॉइंट हम चाहे तो इस ए बी आर्क पर ले सकते हैं, चाहे तो हम इस सी ए आर्क पर ले सकते हैं, और हम चाहे तो इस बी सी आर्क पर ले सकते हैं। तीनों आर्क की साइड लेंथ क्या है हमारे पास, तीनों आर्क की जो लेंथ है वो सेम है, तो तीनों पर पॉइंट के होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, सेम होगी। अब आपने देखा कि इनमें से अगर इन दोनों आर्क्स पर अगर हमने अपना दूसरा एंड चुना, तो हमारा जो कॉर्ड बन रहा है उस कॉर्ड की लेंथ क्या हो रही है, इक्विलैटरल साइड की लेंथ से छोटी हो रही है। बड़ी शिफ्ट कब होगी, जब हम वो सेकंड एंड किस आर्क पर चुने, जब हम उसको इस बीसी आर्क पर चुनेंगे तभी हमारी वो लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ से वही चीज हम लिख रहे हैं कि फिक्सिंग वन एंड ऑफ द कॉर्ड ऑन एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, then other end can be taken on any of the three arcs AB और BC और CA। ठीक है, तो आपके पास ये AB और BC और CA क्या हैं, ये तीन आर्क्स हैं, ये these are possible conditions, these are possible conditions कि किसी भी आर्क पर आप चुन सकते हैं, जो तीनों आर्क्स की लेंथ क्या है, सेम। लेकिन आप सक्सेस कब मिलेगी आपको, आपकी जो कॉर्ड लेंथ होगी वो बड़ी कब होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ से, जब उसको आप सिर्फ इस आर्क पर चुने, BC आर्क पर। अगर आपने AB पर चुन लिया या CA पर चुन लिया तो कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। तो ये पॉसिबल कंडीशंस हो गई, तीन कंडीशंस, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पर देखेंगे फेवरेबल कंडीशन, तो फेवरेबल कंडीशन इज इफ द सेकेंड पॉइंट या इफ द अदर एंड of the chord, if the other end of the chord lies on arc BC, then only the length of chord will be greater than the side length of the equilateral triangle। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, यहां से प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, तीन आर्क जिन तीनों की लेंथ सेम थी, उन तीनों पर कहीं पर भी पॉइंट का होना, तीनों में से किसी भी एक पर पॉइंट आप लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम, क्योंकि तीनों आर्क की लेंथ क्या है, सेम। लेकिन उसमें से दो आर्क पर आप फेल हो जाएंगे, आप अगर सिर्फ BC आर्क पर अपना पॉइंट चुनते हैं तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आपका एक ही आर्क है, P इज इक्वल्स टू फेवरेबल आर्क कितने हैं, 1, और टोटल आर्क कितने हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। तो ये देखिए लेंथ का कॉन्सेप्ट आया। ये किसका कॉन्सेप्ट है, लेंथ का, क्योंकि तीनों आर्क हमारे जो हैं वो इक्वल लेंथ के आर्क्स हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि 2πr, जैसे अगर सरकमफेरेंस आप अगर लेते तो आपका जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस आता है 2πr, उस 2πr को आपने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक आर्क की लेंथ कितनी हो गई, 2πr/3। अब उसमें से दो बार ये जो आपके पास ये हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये टोटल हमारे पास अगर लेंथ देखें, अगर आप इस सर्कल को ओपन कर देते, अगर आप इसके एक एंड को काट कर इसको एक स्ट्रेट लाइन बना देते, तो इस स्ट्रेट लाइन अगर हम इस सर्कल को बना देते, तो अगर इसका रेडियस r है, तो इसका टोटल सरकमफेरेंस कितना है, 2πr। तो आप अगर इसको ओपन कर दें, इस सर्कल को अगर आप ऐसे शो कर दें कि इसको हमने क्या किया, अगर एक ओपन करके हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो इस स्ट्रेट लाइन की टोटल लेंथ कितनी है, इस स्ट्रेट लाइन की टोटल लेंथ है 2πr। ठीक है, अब इसको अगर आपने तीन सेक्शंस में बांट दिया, एक सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन और ये तीसरा सेक्शन, ये तीनों मिलकर के इक्वल लेंथ के सेक्शंस मिलकर के 2πr हो रहे हैं, मतलब इसकी लेंथ भी कितनी है, 2πr/3, इसकी लेंथ भी है 2πr/3 और इसकी भी लेंथ है 2πr/3। तो अब ये हमारा आर्क है, मान लीजिए हमने कहा कि ये आर्क है हमारा AB, ये आर्क है हमारा BC और ये आर्क है हमारा CA। तो अभी जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि टोटल T टाइम में कभी भी कॉल आ सकती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉल इस ड्यूरेशन में ही आए। तो कैसे निकाला आपने, ये लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो अभी यहाँ पर भी वही चीज कर रहे हैं आप, अगर 2πr/3 यहाँ से प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें तो हमने कैसे डिफाइन किया, 2πr/3 को डिवाइड कर दिया 2πr से, तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/3 आ गई। तो ये देखिए आपके ये लेंथ का कॉन्सेप्ट है इन प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी आप कैसे लेंथ के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। इसके पहले आपने जो अप्रोच यूज किया वो किसके अप्रोच था, वो एरिया का अप्रोच आपने यूज किया कि इन सर्कल का एरिया वो आपका फेवरेबल कंडीशन और सर्कम सर्कल का एरिया वो आपकी टोटल सैंपल स्पेस, मतलब टोटल पॉसिबल कंडीशंस। तो ये दो अप्रोचेस आपने देखे। सेकंड अप्रोच से आंसर कितना आया,
1/3। तो ये आंसर भी करेक्ट है। इसके पहले अप्रोच की से आपके पास जो आंसर आया था वो कितना आया था, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/4। तो दो ऑप्शंस हम देख चुके हैं कि ये दोनों चीज़ें हमारे ऑप्शंस में है, 1/3 भी ऑप्शन में है और 1/4 भी ऑप्शन में है, और दो अलग अलग अप्रोच से, जो कि दोनों ही अप्रोचेस करेक्ट हैं, हमारे पास दो अलग अलग आंसर्स है। अब यहाँ पर ही बात खत्म नहीं होती, एक और अप्रोच है और उस अप्रोच से हमारा आंसर इन दोनों से ही डिफरेंट आने वाला है। तो अब अगर हम उस अप्रोच को देखें तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अब अप्रोच 3। अप्रोच 3, अब इस अप्रोच को देखिए क्या है ये। अगर आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका आपने कहा कि रेडियस r है, तो ये हमारे पास हमने एक सर्कल बना दिया ऑफ रेडियस r। ये हमने r रेडियस का एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर ये हम बना देते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस सर्कल के अंदर हमने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ये मान लें कि सर्कल का रेडियस आपको पता है, सर्कल का रेडियस कितना है, r है। तो अब अगर हम इस सर्कल का एक डायमीटर डिफाइन करें, ये हमने डिफाइन किया है सर्कल का एक डायमीटर। जो डायमीटर अगर हम ये वर्टिकल डायमीटर ले लेते हैं, ये हमारा एक डायमीटर है। तो अगर इस सर्कल का रेडियस r है, मतलब ये लेंथ भी r और ये लेंथ भी r, इस डायमीटर की टोटल लेंथ कितनी है, 2r है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप अभी जो कॉर्ड ले रहे थे, जो भी कॉर्ड आप ले रहे हैं, अगर हम ये मान लें कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे कॉर्ड्स ले सकते हैं जिन कॉर्ड्स का जो सेंटर आएगा वो इस डायमीटर पर आएगा। जैसे आप अगर डिफाइन करते तो क्या ये कॉर्ड्स पॉसिबल हैं, देखिए ऐसे कि अगर आप डिफाइन करते तो एक ये कॉर्ड हो सकती थी जिसका मिड पॉइंट हम कहेंगे इस डायमीटर पर है, एक दूसरी ये कॉर्ड भी हो सकती है जिसका आपको दिख रहा है कि मिड पॉइंट इस डायमीटर पर है, ये एक कॉर्ड हो सकती है। ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं जिन सभी कॉर्ड्स का क्या होगा, जिन सभी कॉर्ड्स का जो मिड पॉइंट है वो इस डायमीटर पर आ रहा है। दिख रहा है आपको, सभी कॉर्ड्स का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है, इस डायमीटर पर आ रहा है। तो अगर हम देखें तो जैसे आपने एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, अगर आप देखें तो यहाँ पर आप एक ऐसा भी इक्विलैटरल ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हम एक ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको मैं दूसरे कलर से अगर शो करूं तो ये हमारे पास, इसको हम वाइट कलर से ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते थे। ये देखिए, देखिए ये दो अलग अलग आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, लेट से ये हमने जो डायमीटर लिया, अगर हम इस डायमीटर को नाम दे दें ए बी, ये जो हमने वर्टिकल डायमीटर लिया, अगर हम इस डायमीटर को नाम दे देते हैं ए बी, ये हमारा डायमीटर है, और इस पॉइंट को नाम देते हैं लेट से इट इज सी एंड डी। तो अब आपको क्या दिख रहा है इसमें कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे कॉर्ड्स हम ले सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स, जो कॉर्ड्स जिनका सेंटर हमारा क्या आएगा, इस डायमीटर पर आएगा। आपको दिख रहा है ये बहुत सारे कॉर्ड्स आपने लिए हैं, ये आपको सभी कॉर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कॉर्ड्स ड्रॉ करते जाएं तो आपको क्या दिख रहा है कि ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन उन कॉर्ड्स में से किस कॉर्ड की लेंथ साइड लेंथ से ज़्यादा होगी। तो आप अगर ये ड्रॉ करते जा रहे हैं तो देखिए आप यहाँ से आपको दिख रहा है कि अगर हम अभी तक हमने जितने भी कॉर्ड्स ड्रॉ किए हैं, इन सब की लेंथ इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ से कम दिख रही है आपको। ये आपको दिख रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने इंस्क्राइब कर रखा है सर्कल के बीच में, तो इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ से अभी तक के सभी कॉर्ड्स की लेंथ आपको क्या दिख रही है, कम दिख रही है। ऐसे ही अगर आप जो कॉर्ड्स लेते हैं, अगर वो यहाँ पर भी आप लेते हैं, ये आपका एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है आपकी, ये आपकी दूसरी कॉर्ड, इस तरह से अगर आप यहाँ पर भी कॉर्ड लेते रहेंगे, ये जितने भी कॉर्ड्स आप ले रहे हैं, इन सभी कॉर्ड्स के लिए मिड पॉइंट आपका दिख रहा है कि इस डायमीटर ए बी पर आ रहा है। इन सभी कॉर्ड्स का मिड पॉइंट ए बी डायमीटर पर आ रहा है, लेकिन इन सभी कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या दिख रहा है आपको, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ से छोटी है। तो कब तक छोटी रहेगी, जब तक हम जो कॉर्ड ले रहे हैं, अगर वो कॉर्ड हमारा इस
सी और डी के बीच में लाई नहीं करेगा। जब तक ये हमारा इस सी डी के बीच में लाई करेगा, इस लेंथ के बीच में, इस सी से डी के बीच में अगर आपने मान लीजिए कोई भी कॉर्ड लिया, अगर यहीं पर अब मैं एक दूसरा कॉर्ड ड्रॉ करूं, जैसे ये कॉर्ड है हमारे पास, अब देखिए इस कॉर्ड की लेंथ क्या दिख रही है आपको, इस कॉर्ड की लेंथ आपको दिख रहा है कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ से ज़्यादा है। या फिर अगर मैं यहाँ पर कोई कॉर्ड ड्रॉ करूँ, ये जो कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया देखिए, इसकी भी लेंथ क्या दिख रही है आपको कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ से ज़्यादा है इस कॉर्ड की लेंथ। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर थर्ड अप्रोच में हम क्या ले सकते हैं, थर्ड अप्रोच हम ये ले सकते हैं कि कंसिडरिंग chords with midpoint on vertical diameter AB। तो ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स पॉसिबल है। मैंने जो स्पेस छोड़ दिया है दो कॉर्ड्स के बीच में, सिर्फ इन्हीं दो कॉर्ड्स के बीच में इतना स्पेस है कि आप इसी के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, थियोरेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल भले नहीं दिख रहा आपको इनफाइनाइट ड्रॉ करना, लेकिन आप कह सकते हैं कि इस दो पॉइंट के बीच में ही हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब अगर हम ऐसे देखें कि ऐसे कितने कॉर्ड्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो वो नंबर है इन्फिनिटी। अब इसमें से आप जब देखेंगे कि कॉर्ड की लेंथ साइड लेंथ से ज़्यादा हो, वो तभी हो सकता है जब आपकी कॉर्ड किस बीच में लाई करे, ये जो लेंथ है हमारे सी डी, इस लेंथ के बीच में अगर आपका कॉर्ड आता है, कॉर्ड का मिड पॉइंट, तो आप कहेंगे कि आपके उस कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, आपके उस कॉर्ड की लेंथ इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ दैट इज फेवरेबल कंडीशन, this favorable condition is if the midpoint lies between CD। जब आपका मिड पॉइंट इस CD लेंथ के बीच में लाई करेगा, तब आपकी जो कॉर्ड होगी उसकी लेंथ क्या होगी, साइड लेंथ से ज़्यादा होगी। और टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या है, टोटल पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबल कंडीशंस, ऑल पॉसिबल कंडीशन इज व्हाट, पॉसिबल कंडीशंस आर midpoint lies between AB। इस AB लेंथ में कहीं पर भी मिड पॉइंट हो सकता था इस AB लेंथ में, और हमारे पास फेवरेबल कंडीशन ये है कि कॉर्ड की लेंथ हमारी तब साइड लेंथ से ज़्यादा होगी जब वो मिड पॉइंट इस CD के बीच में लाई करेगा। तो अगर आप दो चीज़ें निकाल लें कि इस AB की वैल्यू कितनी है और इस CD की वैल्यू कितनी है, तो अभी हमने लेंथ का कॉन्सेप्ट देखा और हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ CD डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ AB। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यहाँ से अगर आप देखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि हमारे साइड लेंथ से ज़्यादा हो कॉर्ड की लेंथ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ CD डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ AB। लेंथ ऑफ AB, CD की लेंथ कितनी है बताइए और AB की लेंथ कितनी है बताइए। ये बताने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है, तो अगर हम इसके लिए एक इन सर्कल ड्रॉ करें और अगर हम इसका एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करें, तो इन दोनों सर्कल्स के रेडियस का रिलेशन आपको पता है कि अगर इस सर्कम सर्कल का रेडियस r है तो इन सर्कल का रेडियस कितना होगा, r/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ये जो हमारे पास सर्कल है, ये जो सर्कल है आपका, अगर आप इन सर्कल ड्रॉ करते तो वो इन सर्कल आपका इसी के बीच में आता। अगर आप इन सर्कल ड्रॉ करते तो ये हमारा इन सर्कल होता। मैं यहाँ पर करूँगा तो चेंज हो जाएगी चीज़ें, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जब आप इन सर्कल ड्रॉ करते इसका, तो इन सर्कल आपका कैसा होता, यहाँ पर आता। तो मतलब ये जो लेंथ है आपकी CD लेंथ, अगर आप देखेंगे ये तो लेंथ आपको पता है कि टोटल AB की लेंथ कितनी है, AB आपके सर्कम सर्कल का डायमीटर है, जिस सर्कल का रेडियस r है, मतलब डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 2r। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस लेंथ ऑफ AB की वैल्यू है 2r, और जो आपके ये जो लेंथ आ रही है CD, ये लेंथ आ रही है आपके जो इन सर्कल बनेगा इस ट्रायंगल का इन सर्कल, उसका ये डायमीटर है। तो उसके डायमीटर की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि उसका जो रेडियस है वो r/2 है, तो डायमीटर की वैल्यू कितनी होगी, r होगी। तो यहाँ पर अगर आप फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ CD, तो ये लेंथ की वैल्यू होगी r। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, r/2r, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज 1/2। देखिए मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास क्या था, आपके पास ये एक सर्कल था। ठीक है, ये आपका एक सर्कल था,
इस सर्कल के अंदर आपने कहा कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हम ऐसा भी बना सकते हैं और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हम ऐसा भी बना सकते हैं। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हमारा ऐसा भी बनेगा, ठीक है, यही लिया था हमने। तो अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया सी और इस पॉइंट को हमने नाम दिया एस डी। तो सर्कम सर्कल और इन सर्कल दोनों का सेंटर सेम होता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास आएगा ये सर्कल हमारा कुछ ऐसा बनेगा, जो इन सर्कल आएगा वो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा बनेगा इन सर्कल। तो आपको दिख रहा है कि ये जो लेंथ है, जो सी डी लेंथ है, अगर मैं सी डी लेंथ को ब्लू कलर से अगर शो करूँ यहाँ पर स्काई ब्लू, तो ये सी डी लेंथ है, मतलब ये रेडियस है हमारा कितना r/2। और ये भी लेंथ हमारा क्या है सर्कल के लिए, ये भी रेडियस है, तो ये रेडियस भी कितना है r/2। तो इसलिए हमने कहा कि जो टोटल सी डी की लेंथ है वो कितनी है r/2 प्लस r/2, मतलब ये लेंथ है आपकी r। और ये आपको ये पता है कि सर्कम सर्कल के लिए जो रेडियस है, अगर मैं उसको टोटल, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ दूसरे कलर से, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास ये रेडियस होगा, ये जो रेडियस है ये कितना है, ये रेडियस है r। तो जैसे ये रेडियस r है वैसे ही ये रेडियस भी होगा r, जिसको कि आपने ए बी नाम दिया, तो ये भी आपका r है। तो टोटल ए बी की लेंथ कितनी है, ये r प्लस r मतलब 2r, और सी डी की लेंथ कितनी है r/2 प्लस r/2 दैट इज r। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, ये जो रेशियो लिया हमने ये r डिवाइडेड बाई 2r, तो इससे प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/2। तो अब आपने देखा कि आपके पास हमने 3 अप्रोचेस यूज़ किए और उन 3 अप्रोचेस के थ्रू हमारे पास जो आंसर्स आए वो कितने कितने आए। फर्स्ट अप्रोच में हमारे पास आंसर आया 1/4, तो हमने कहा ये आंसर भी पॉसिबल है। सेकंड अप्रोच में हमारे पास आंसर आया 1/3 और थर्ड अप्रोच में हमारे पास आंसर आया 1/2। तो अब मैं ये आपके लिए ये रीजनिंग छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस वीडियो के कि ये जो तीनों अप्रोचेज आपने देखे और तीनों से जो हमारे पास 3 आंसर्स आए, आप किस आंसर के फेवर में जाना चाहेंगे। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा सुटेबल है, जिस आंसर को हम बिल्कुल करेक्ट मान सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे तो अभी तक कोई नहीं बता पाए हैं, अभी तक ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, इसलिए हमने इसको बैरट्रैंड पैराडॉक्स नाम दिया है। लेकिन आपका इंटेलेक्ट क्या कहता है, ज़रूरी नहीं कि आज तक जो चीज़ नहीं हो पाई वो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आज तक जो चीज़ नहीं हो पाई वो आप बता सकते हो। तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा आपका इस कमेंट सेक्शन में कि देखता हूँ आप में से कितने स्टूडेंट किस ऑप्शन के फेवर में जाना चाहते हैं। तो बताइएगा कि यहाँ तक जो भी चीज़ें थी, क्योंकि एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, यहाँ पर आप मेरे सामने नहीं थे जिससे कि आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ पाते। तो बताइएगा कहीं पर अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट्स में कोई डाउट आया है तो बिल्कुल आप मुझसे शेयर कीजिएगा। और जो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, जैसे हमने सर्कल सेंटर्स देखे, ट्राइंगल के डिफरेंट टाइप के सेंटर्स क्या होते हैं, इन चीज़ों पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक रेक्टेंगल गिवन होता, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल गिवन होता और यहाँ पर कुछ ऐसा बना दिया गया होता। अगर यहाँ पर कुछ आपके पास ये ऐसी चीज़ बना दी गई होती, ठीक है, मैं थोड़ा फिर से इसको बना देता हूँ। ये ऐसा अगर हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाता कि टोटल जो रेक्टेंगल का एरिया है, अगर आपको कुछ भी एक चीज़ बता दी गई होती कि ये साइड लेंथ हमारी कितनी है, ये साइड लेंथ अगर आपको बता दी जाती कि ये साइड लेंथ कितनी है, और अगर आपसे पूछा जाता कि जितना एरिया इन सर्कल्स ने कवर नहीं किया है उस एरिया की वैल्यू कितनी है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, या आप इसको नॉर्मली क्या समझ सकते हैं, ऐसा बोला जाता कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके लिए साइड लेंथ आपको बता दी जाती, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, और उसमें बोला जाता कि हमने कुछ कॉइन्स रख रखे, जिन कॉइन्स से हमारा इस तरह से ये रेक्टेंगल पैक हो गया। तो इसमें ये जो बचा हुआ एरिया है जिसको कि कॉइन्स ने पैक नहीं किया, इस एरिया की वैल्यू क्या होगी। तो आपको सबसे पहले देखकर समझ में क्या आना चाहिए कि अगर हम इस सर्कल को देखें तो इस सर्कल के लिए ये रेडियस है और ये टोटल क्या है, ये डायमीटर है, ठीक है, ये चीज़, ये सर्कल का डायमीटर है। अगर बोला जाए कि ये सभी सर्कल्स हमारे इक्वल रेडियस के हैं, मतलब इनका डायमीटर भी सेम होगा। तो ये आपके पास अगर आप देखें तो अगर हमें ये लेंथ नहीं बताई गई होती और हमें सिर्फ रेडियस बता दिया जाता, तो अगर ये r है तो इसका डायमीटर 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2r प्लस 2r प्लस 2r, मतलब ये लेंथ हो जाएगी 6r। ऐसे ही अगर आप रेडियस ले रहे हैं तो सर्कल के लिए ये भी रेडियस है, तो ये भी r है, ये भी r होगा, और ये भी कितना होगा, यहाँ से भी ये r और ये भी r होगा। मतलब अगर हम देखें तो ये लेंथ कितनी हो जाती वैल्यू हमारे पास, ये लेंथ इसकी वैल्यू हो जाती 2r प्लस 2r दैट इज 4r। तो आपको पता चल गया कि इस रेक्टेंगल और इस सर्कल के बीच में क्या रिलेशन है। तो अब आप इसके लिए एरिया बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल का एरिया आपको पता है पाई r स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ। तो इस तरह से आप
जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं, जो चीज़ें हमने सेंटर्स देखी हैं, उन चीज़ों पर बेस्ड आप क्वेश्चंस देखिएगा, आपको एप्टीट्यूड की बुक्स में मिल जाएंगी क्वेश्चंस। और जहाँ पर भी आपको डाउट हो वो डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस लेक्चर को आज हम यहीं तक रखते हैं। आगे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो बताएंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें लॉरेंट्ज सीरीज एंड टेलर सीरीज का जो हमारा डिस्कशन बचा हुआ था उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।